हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं समझता हूँ कि आप ठीक होंगे और इसके पिछला वीडियो आपने देखा होगा। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मोलर कंडक्टिविटी इन स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। इसके पहले हमने आपको बताया कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, यानी कि किसी भी कंडक्टिविटी सेल लेने के बाद में उसमें एक मोलरिटी कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन हो और उस सेल का जो क्रॉस सेक्शन एरिया हो वो ए हो और इलेक्ट्रोड के बीच में जो डिस्टेंस हो वो अगर L मीटर है तो उस कंडक्टिविटी सेल में जो कंडक्शन होगा उसे हम कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को हम दर्शाते हैं लैम्डा एम से, तो लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू 1000 बाई सी। और C को किस रूप में लेना है आपको, C को लेना है मोलरिटी यूनिट में, ठीक है। उसके बाद हमने आपको बताया कि आप जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम करते जाते हैं, मतलब मोलरिटी और कंसंट्रेशन के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और जैसे जैसे आपने कंसंट्रेशन कम किया कंडक्टिविटी क्या होती गई, बढ़ती गई। लेकिन अगर आपने इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया, मतलब इतना ज्यादा आपने विलायक बढ़ा दिया, इतना ज्यादा सॉल्वेंट कर दिया कि उस सॉल्यूट का कंसंट्रेशन नियरली 0 हो गया, उस समय जो भी मोलर कंडक्टिविटी होगी उसी को हम कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम शो करते हैं लैम्डा एम नॉट से, ठीक है। तो इसके पिछले वीडियो में हमने ये दोनों बातें आपको अच्छे से बताई थी। आई होप कि आप उसको समझ गए होंगे। आपने वीडियो अगर नहीं देखा है तो आप जा करके हमारे YouTube चैनल पे आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो आइए देखते हैं यहां पर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, तो जनरली आपको ये बताना है कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स वे होते हैं जिनका एक्वस सोल्यूशन में, जली विलयन में, जिनका एक्वस सोल्यूशन में 100% आयनीकरण हो, 100% डिसोसिएशन हो, यानी कि ऐसा इलेक्ट्रोलाइट्स जिसका जली विलयन में, जिसका कि एक्वस सोल्यूशन में 100% आयनाइजेशन हो या फिर 100% डिसोसिएशन हो, मोल्टन कंडीशन में 100% डिसोसिएट कर जाए, मतलब वो 100% आयन में चेंज हो जाए, ऐसे जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो से होते हैं स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स। दूसरा आपका होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जिनका 100% आयनाइजेशन ना हो, चाहे वो एक्वस सोल्यूशन में आप लो, चाहे तो आप मोल्टन कंडीशन में लो, यानी मोल्टन कंडीशन में भी उनका 100% आयनाइजेशन नहीं हो सकता है, एक्वस सोल्यूशन में भी उनका 100% आयनाइजेशन नहीं हो सकता, तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स को हम क्या कहते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। देखिए एक सिंपल सी बात बताता हूं आपको, जैसे हमारे यहाँ यानी कि स्टूडेंट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक अपना 100% एफर्ट देते हैं पढ़ने के लिए, यानी स्टडी करने के लिए। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो स्टडी करने के लिए 100% एफर्ट देते हैं, इसका मतलब है वो स्ट्रांग होंगे, क्योंकि आपको पता है कि जितना मैक्सिमम, यानी अपना अगर आप 100% एनर्जी अगर आप एजुकेशन को देते हैं तो निश्चित मान के चलिए कि आपको 100% मार्क मिलने वाला है। तो ऐसे स्टूडेंट को हम कह देते हैं स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स। उसी स्टूडेंट को हम कह देते हैं इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट। सेम एज स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जिनका 100% आयनाइजेशन हो, 100% ब्रेकडाउन हो, उसे हम स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। अब स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स में जैसे मान लीजिए कि यहां पर हमने लिख दिया है NaCl, दूसरा हमने ले लिया है KCl, मतलब ज्यादातर S ब्लॉक एलिमेंट के साथ में अगर हाइड्रोजन आया हुआ है तो ज्यादातर कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स में जाते हैं, वो ज्यादातर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स में जाते हैं। अब क्वेश्चन यहां स्टार्ट होता है कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ कैसे चेंज होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स से जब हम डाइल्यूशन करते हैं, यानी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स के सोल्यूशन के जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो आपको पता है कि धीरे धीरे उनका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करता है। वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज करती है।
यानी कि स्लोली यानी कि ऑन डाइल्यूशन, यानी जैसे जैसे हम इलेक्ट्रोलाइट्स का डाइल्यूशन करते जाते हैं, यानी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स का जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते जाते हैं वैसे वैसे उनकी जो कंडक्टिविटी है वो स्लोली इंक्रीज करती है। तो कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन बताने वाले साइंटिस्ट थे जिनका नाम है डेबाय, हक्कल और ओनागर्स। तो इन लोगों ने एक फार्मूला दिया कि आप स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स का मोलर कंडक्टिविटी या फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब उस फार्मूले को आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ हमने ले लिया है मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस ए सी के पावर 1/2। सी के पावर 1/2 का मतलब है कि रूट सी, यानी कि सी के पावर 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं, रूट सी लिख सकते हैं। अब अगर हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे। अगर हमने इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर दिया है तो इसका सीधा सा मतलब है कि इस इक्वेशन को अगर हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर रहे हैं तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। इसका मतलब क्या है कि मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बीच में, मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और इसका जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले यहां पे हम ले लेते हैं, ये हो गया आपका y एक्सिस और ये हो गया आपका x एक्सिस। तो x एक्सिस पे आपको क्या दिख रहा है, x एक्सिस पे दिख रहा है रूट सी, तो यहाँ पे ले लीजिए आप रूट सी, यानी कि x एक्सिस पे आगे की तरफ जाएंगे तो कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, पीछे की तरफ आएंगे तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा। मान लीजिए यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में अब यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे हम लेंगे लेमडा m, मतलब y एक्सिस पे लेंगे मोलर कंडक्टिविटी। अब उसके बाद में ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो ऐसे कंडीशन में ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। अब इसका जो स्लोप है, ये जो बीच में आएगा स्लोप, तो स्लोप जो है स्लोप इज इक्वल टू माइनस ए। उसके बाद में फिर ये जो पॉइंट है जिसपे हमने आपको बताया, ये जो पॉइंट है दैट इज नोन एज इंटरसेप्ट, और ये जो इंटरसेप्ट है इसके वैल्यू से हम पता कर सकते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ इंटरसेप्ट, ठीक। अब ये जो ग्राफ है वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हमने प्लॉट किया है, यानी ये है ग्राफ KCl के लिए, ठीक है। अभी ए क्या है, ए तो ए की जो वैल्यू हम स्लोप से निकाल सकते हैं, लेकिन ए की जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पे और देयर पॉजिटिव एंड निगेटिव एंड। जैसे मान लीजिए कि हमने यहां पे क्या लिख दिया है KCl, अगर हमने इसको KCl लिख दिया है तो A की वैल्यू क्या होगी 1:1। उसका कारण क्या है कि जब आप KCl को ब्रेक डाउन करेंगे तो आएगा आपका K प्लस और प्लस Cl माइनस। इसका मतलब है कि A की वैल्यू जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स के पॉजिटिव और निगेटिव आयन के नंबर पे डिपेंड करता है, यानी उसकी बैलेंसी पे डिपेंड करता है। आप ऐसा कह सकते हैं कि A जो है वो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हम स्लोप से निकाल सकते हैं, और ये जो A है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर रहे पॉजिटिव और निगेटिव आयन की संख्या पे, जिसमें से मैंने आपको यहां दिखाया KCl गिव्स K प्लस एंड Cl माइनस। इसमें जो A की वैल्यू आएगी 1:1। दूसरा आप ले लीजिए MgCl2। अब MgCl2 के लिए जो A की वैल्यू होगी 2:1। अगर आप इसका देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका Mg प्लस 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 2Cl माइनस। आप क्या देख पा रहे हैं कि मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन पे 1 निगेटिव चार्ज है, तो मैंने A की वैल्यू लिखा मैग्नीशियम के लिए 2 और क्लोरीन के लिए 1। वहीं आप ऐसा कह सकते हैं कि A की जो वैल्यू है वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स के केटायन और एनायन के नंबर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब उसके बाद में ये जो आपका ग्राफ आ चुका है, इस ग्राफ से हमने कंप्लीटली आपको बता दिया कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। जब आपका कंसंट्रेशन नियरली 0 हो जाएगा तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। तो उसी इनफाइनाइट जो कंडक्टिविटी है उसी को हम कह देते हैं इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्योंकि जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन डिक्रीज करते जाएंगे
तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करेंगे तो डाइल्यूशन होगा, और डाइल्यूशन होगा तो आपका कंसंट्रेशन जब नियरली जीरो हो जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में ये जो कंडक्टिविटी होगी, मोलर कंडक्टिविटी, उसी को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये तो आपका रहा मोलर कंडक्टिविटी इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन की जब हम ग्राफ खींचते हैं तो स्ट्रेट लाइन आता है, और स्ट्रेट लाइन के स्लोप से हम ए की वैल्यू निकालते हैं, और ए की वैल्यू डिपेंड करता है पॉजिटिव और निगेटिव आयन की संख्या पे जो इलेक्ट्रोलाइट्स है। इसके साथ साथ जो इंटरसेप्ट है, उस इंटरसेप्ट से हम फाइंड करते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अभी हमको बताना है, अब जैसे मान लीजिए MgCl2 हो गया, ए की वैल्यू हो गया। अब सपोज दैट हमने यहां पे ले लिया है MgSO4। अगर MgSO4 को ब्रेक करते हैं तो ये आपका हो जाएगा Mg+++SO4-। इसका मतलब ए की जो वैल्यू है वो आएगा 2⁻², क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि मैग्नीशियम पे डबल पॉजिटिव चार्ज है और सल्फेट पे डबल नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब ए की जो वैल्यू हो गया वो मैंने आपको सिंपल सा बता दिया कि जो ए की वैल्यू है दैट इज नोन एज कांस्टेंट। ए की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन पे। मैं समझता हूं कि आप ये समझ गए होंगे कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में कंसंट्रेशन यानी डाइल्यूशन करते समय कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी के बीच में क्या रिलेशन होगा, और ग्राफ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं। मतलब सिंपल सा हम फाइंड कर सकते हैं कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कैन बी इजिली कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट एज वेल एज हेल्प ऑफ ग्राफ। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंडक्टिविटी ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब हम पढ़ेंगे कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इसके पहले हमने आपको बताया था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जिनका 100% आयनीकरण नहीं होता, चाहे वो एक्वस सॉल्यूशन में हो, चाहे वो मोल्टेन कंडीशन में हो। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक ऐसे टाइप के स्टूडेंट होते हैं जो 100% अपनी एनर्जी देते हैं स्टडी करने के लिए, और दूसरे टाइप के वो स्टूडेंट होते हैं जो 100% एफर्ट नहीं देते हैं स्टडी करने के लिए। इसका मतलब समझ गए आप कि जो 100% एफर्ट दे रहे हैं यानी 100% एनर्जी दे रहे हैं स्टडी के लिए, वो है स्ट्रांग, और जो 100% नहीं दे रहे हैं वो है वीक। इसलिए मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जितने लोग भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज सभी लोग अपना 100% एजुकेशन में लगाइए, ताकि आप अपने एम को, जो भी आपका एम है वो स्पेशली आपका पूरा हो जाए। और मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि वो आपके एम को बहुत अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे मार्किंग के साथ में कंप्लीट करे और आप काफी आगे बढ़े। ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, तो मैंने आपको बताया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जस्ट लाइक H2CO3, कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, COOH, ETC, मतलब ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे अमोनियम क्लोराइड हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सभी क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में आते हैं। ठीक, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का 100% आयनाइजेशन नहीं होता। इसका सीधा सा मतलब है कि वो 100% आयन में नहीं जाएंगे। लेकिन जैसे मान लीजिए कि जब आप वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का सॉल्यूशन यानी 1 मोलर सॉल्यूशन बनाए हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का 1 मोलर सॉल्यूशन बनाए हैं, तो 1 मोलर सॉल्यूशन में आप जैसे जैसे डाइल्यूशन करते जाएंगे वैसे वैसे इनका डिसोसिएशन भी इंक्रीज करता जाएगा। ध्यान से समझिएगा कि इनकी जो कंडक्टिविटी होती है, मतलब मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स is more increase in comparison to strong electrolyte। ध्यान रखिएगा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन करने पे ज्यादा बढ़ती है, किसके कंपैरिजन में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के कंपैरिजन में। यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टिविटी इंक्रीज विथ डाइल्यूशन, बट conductivity of weak electrolytes are more increase on dilution because dissociation increase। जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते जाते हैं, जैसे जैसे आप वाटर ऐड करते जाते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का डिसोसिएशन 100% नहीं हुआ है, लेकिन जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते जाते हैं वैसे वैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का जो डिसोसिएशन है वो भी क्या करता जाता है, इंक्रीज करता जाता है। और जैसे जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का डिसोसिएशन इंक्रीज करता है, नंबर ऑफ आयन इंक्रीज होते हैं, और नंबर ऑफ आयन इंक्रीज होते हैं तो उनकी कंडक्टिविटी भी ज्यादा इंक्रीज होती है इन कंपैरिजन टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अब क्वेश्चन यहां उठता है कि जब हम वही
इक्वेशन अप्लाई करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, तो यहाँ पे आपको इक्वेशन हम बना रहे हैं या ग्राफ बना रहे हैं। जैसे आपका यहाँ पे हो जाएगा लेमडा एम और यहाँ पे हमने ले लिया है रूट सी, इधर आपका कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट होता है कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं, जब हम डाइल्यूशन करते हैं यानी कि कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, लेकिन स्लोली स्लोली इंक्रीज नहीं करता। इनकी जो मोलर कंडक्टिविटी होता है वो काफी रैपिडली इंक्रीज करता है, क्योंकि उसमें क्या होने लगता है, डाइल्यूशन होने लगता है। जब डाइल्यूशन होता है तो आयनाइजेशन स्टार्ट होता है, यानी डिसोसिएशन स्टार्ट होता है, और जब डिसोसिएशन स्टार्ट होता है तो उनकी कंडक्टिविटी काफी तेजी के साथ क्या होती है, इंक्रीज करती है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बीच हम ग्राफ खींचते हैं, तो मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते हैं वैसे वैसे मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा तेजी के साथ इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से मोलर कंडक्टिविटी का वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की जो मोलर कंडक्टिविटी है वो आई एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, मतलब कुछ ऐसा हो जाता है। ठीक, अगर ये वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया, यानी कि यहाँ पे आप डाइल्यूशन कर रहे हैं, जब डाइल्यूशन कर रहे हैं तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है, लेकिन स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह नहीं इंक्रीज कर रहा, बल्कि इनका जो मोलर कंडक्टिविटी है वो ज्यादा तेजी के साथ इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से ये जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस के क्या हो रहा है, पैरेलल हो रहा है। अगर ये ग्राफ वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया, तो ये ग्राफ जब वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया तो आपको देख पा रहे हैं कि ये ग्राफ वाई एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। अगर वो ग्राफ वाई एक्सिस को कट नहीं करेगा तो इंटरसेप्ट आपको नहीं मिलेगा। इंटरसेप्ट अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स मेजर नहीं कर सकते। ठीक, यानी कि जब आपका ये ग्राफ ऐसे कर्व हो जाए यानी पैराबोलिक हो जाएगा, जब पैराबोलिक ग्राफ हो जाएगा तो आपको पता है कि पैराबोलिक ग्राफ वाई एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, और वाई एक्सिस को कट नहीं करेगा तो आपको इंटरसेप्ट नहीं मिलेगा, और इंटरसेप्ट नहीं मिलेगा तो आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आप मेजर नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते। अब प्रॉब्लम यहां बढ़ गया कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दोनों हमने निकाल लिया, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमने नहीं निकाल पाया। यानी कि हम क्या करें, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। तो पहले, इसके पहले कि हम आपको कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन पढ़ाएं, उसके पहले हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज द रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी टू द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम शो कर रहे हैं अल्फा से, तो अल्फा इज इक्वल टू लेमडा एम बाई लेमडा नॉट एम, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डोनेटेड बाय अल्फा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज द रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन टू द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन यहां स्टार्ट होता है कि इस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से आप क्या फाइंड कर सकते हैं। आप Ka यूज करिए, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो आयनाइजेशन कांस्टेंट अगर आप निकालना चाहते हैं तो Ka इज इक्वल टू होता है अल्फा स्क्वायर सी बाई 1 माइनस अल्फा। इसको आपने ऑलरेडी 11 क्लास के इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा होगा। अब हम क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू रख देंगे, तो Ka इज इक्वल टू लेमडा एम बाई लेमडा 0 एम का स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा C बाई 1 माइनस लेमडा एम बाई लेमडा नॉट एम। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपका Ka इज इक्वल टू लेमडा एम स्क्वायर C बाई लेमडा नॉट एम स्क्वायर ब्रैकेट में लेमडा नॉट एम माइनस लेमडा एम बाई लेमडा नॉट एम। ठीक है, अब ये लेमडा एम और ये जो स्क्वायर है ये कैंसिल हो जाएगा, तो कुछ आपको इस तरह फार्मूला मिलेगा Ka इज इक्वल टू यानी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू यानी आयनाइजेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू लेमडा एम स्क्वायर C बाई लेमडा नॉट एम माइनस लेमडा एम। ओके,
तो इसके अकॉर्डिंग आप आयनाइजेशन कांस्टेंट भी फाइंड कर सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के आधार पे। अब हमने जो क्वेश्चन आपके मन में डाला है वो ये कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कैन नॉट बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का ग्राफ के थ्रू आप उसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। इसलिए अब आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कैन बी मेजर विद द हेल्प ऑफ कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। अब देखिए, मैंने आपको भी बताया कि अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। कोलराउस एक साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया लाइक NaX एंड KX, जहां पे आपका X इज इक्वल टू Cl Br एंड I। समझ गए आप? यानी कि इन्होंने भी अपना जो एक्सपेरिमेंट किया वो स्पेशली किसके ऊपर किया? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर किया। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इन्होंने एक्सपेरिमेंटल भी फाइंड किया। इसके साथ साथ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, अभी हमने आपको बताया कि आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ इंटरसेप्ट। तो क्वेश्चन यहां स्टार्ट होता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम एक्सपेरिमेंटली यानी कोलराउस लॉ के एक्सपेरिमेंट से भी फाइंड कर सकते हैं, इसके साथ साथ हम ग्राफ के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। तो कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कोलराउस ने खुद ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लिया NaX और KX। लेकिन उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते समय उन्होंने फर्स्ट टाइम क्या रखा कि फर्स्ट टाइम उन्होंने एनायन यानी कि एनायन को सेम रख करके एक्सपेरिमेंट किया। अब एनायन को सेम रख के एक्सपेरिमेंट किया मतलब जैसे मान लीजिए कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KBr माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaBr इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KI माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaI। ये इसका जो डिफरेंस उन्होंने फाइंड किया, फर्स्ट टाइम उन्होंने एनायन सेम रखा। अब आप यहां देख पा रहे हैं एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज, उन्होंने नेगेटिव चार्ज सेम रखा। तो आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिफरेंट है लेकिन नेगेटिव चार्ज सेम है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिफरेंट है लेकिन नेगेटिव चार्ज सेम है। यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज डिफरेंट है लेकिन नेगेटिव चार्ज क्या है? सेम है। तो उन्होंने इन सबका जो सब्सट्रैक्ट करके वैल्यू पाया, मतलब इसको माइनस करने का जो वैल्यू पाया वो सबका सेम पाया। कितना पाया? 23.4 सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक, तो ये जो वैल्यू उन्होंने पाया ये सभी के लिए सेम वैल्यू पाया। अब उसके बाद में सेकेंड टाइम जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया तो उन्होंने सेकेंड टाइम जब एक्सपेरिमेंट से शुरू किया तो उन्होंने केटायन को सेम रखा, यानी केटायन को सेम रखा मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले को सेम रखा। अब कैसे? यहां पे हो गया आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KBr माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl, ओके, इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaBr माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। क्लियर? अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज सेम है लेकिन नेगेटिव चार्ज क्या है? डिफरेंट है। यहाँ पे भी आप देखिए पॉजिटिव चार्ज सेम है लेकिन नेगेटिव चार्ज क्या है? डिफरेंट है। तब भी उन्होंने वैल्यू क्या पाया? सेम पाया। तो वो वैल्यू कितना था? 1.8 सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, तो ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर सेम टाइप का आपका इलेक्ट्रोलाइट्स है तो एक बार आपको यानी कि कोलराउस ने एक बार नेगेटिव आयन को सेम रख करके एक्सपेरिमेंट किया और उसके बीच का डिफरेंस फाइंड किया, उसकी कंडक्टिविटी यानी मोलर कंडक्टिविटी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बीच का डिफरेंस फाइंड किया। तो सभी के जो डिफरेंस थे वो इक्वल आ रहे थे। कितना? 23.4 सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सेकंड टाइम उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट करते समय नेगेटिव चार्ज को सेम रखा था, सेकंड टाइम एक्सपेरिमेंट करते समय उन्होंने पॉजिटिव चार्ज को सेम रखा था। तो ये जो वैल्यू है दैट इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसके बारे में कुछ सोचना नहीं है। फिर बाद में कोलराउस ने अपना रूल दिया। कोलराउस ने अपना रूल क्या दिया?
लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स इज द सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। मतलब किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है वो डिपेंड करता है पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पर। तो सीधा सीधा उन्होंने अपना रूल दे दिया है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स इज द सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ पॉजिटिव आयन एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ नेगेटिव आयन। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड का ले रहे हैं, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स इज द सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ पॉजिटिव आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द नेगेटिव आयन। तो यही उनका रूल है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स इज द सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ पॉजिटिव आयन एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ नेगेटिव आयन। फिर बाद में इस फार्मूले को थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया। जैसे मान लीजिए यहाँ पर उन्होंने लिख दिया है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स इज द सम ऑफ V प्लस लेमडा m प्लस V माइनस लेमडा m माइनस। अब अगर ये सोच रहे होंगे कि ये V प्लस और V माइनस क्या है, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स इज द सम ऑफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ पॉजिटिव आयन एंड द नेगेटिव आयन। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि V प्लस और V माइनस क्या है, तो V प्लस एंड V माइनस इज द नंबर ऑफ मल्टीपल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, जिसको हम कहते हैं स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जैसे मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे लिया है NaCl एंड गिव्स इनटू Na प्लस Cl माइनस। अब आप देखिए कि Na प्लस का मल्टीपल नंबर क्या है, यानी V प्लस इज इक्वल टू कितना है, 1 है। Cl माइनस का मल्टीपल नंबर कितना है, Cl माइनस का जो मल्टीपल नंबर है यानी कि V माइनस है वो भी कितना है, 1 है। अगर आप दूसरा आप देखो, जैसे मान लीजिए वहां हो गया आपका MgCl2। जब आप MgCl2 को ब्रेक करते हैं तो किस में जाता है, Mg प्लस 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 2Cl माइनस। अब आप देखिए कि पॉजिटिव आयन का जो मल्टीपल नंबर यानी स्टिचियोमेट्री है वो है 1, यानी V प्लस इज इक्वल टू कितना रखना है आपको, 1 रखना है। और नेगेटिव आयन का जो स्टिचियोमेट्री है वो है 2, यानी मल्टीपल नंबर है 2। यानी कुल मिलाकर के जो V प्लस और V माइनस है दैट इज द स्टिचियोमेट्री कोफिशिएंट या फिर मल्टीपल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। ओके, अब क्वेश्चन यहां स्टार्ट होता है कि कोलराउस लॉ से हम कैसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स फाइंड कर सकते हैं। तो सीधा सीधा सा मतलब हम आपको बताते हैं, आप मैथमेटिक्स स्टूडेंट हो या फिर आपने मैथ पढ़ा होगा, तो स्पेशली जब आप साइन की वैल्यू साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, यानी साइन के 0 की वैल्यू आपको पता है, साइन 30 की वैल्यू पता है, साइन 45 की वैल्यू पता है, साइन 60 की वैल्यू पता है और साइन 90 की वैल्यू पता है, लेकिन साइन 15 की वैल्यू पता नहीं है, साइन 75 की वैल्यू पता नहीं है। तो आप क्या करते हो कि जिसकी वैल्यू पता नहीं है और जिसकी वैल्यू पता है, तो जिसकी वैल्यू पता है उसमें से कुछ को ऐड करते हैं और कुछ को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, फिर हम उस वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, वैसे ही जैसे मान लीजिए कि अगर आपको साइन 15 की वैल्यू पता करना हो तो आप क्या करेंगे, साइन 45 माइनस साइन 30 करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि जो वैल्यू आपको पता थी उसमें से माइनस करके आप साइन 15 की वैल्यू फाइंड कर लिए। अगर मान लीजिए आपको साइन 75 की वैल्यू नहीं पता है, तो अगर आपको साइन 75 की वैल्यू पता नहीं है तो आप क्या करते हो, साइन 45 प्लस साइन 30, मतलब साइन 45 और साइन 30 को ऐड कर देते हो तो जो भी वैल्यू आती है वो साइन 75 की हो जाती है। मतलब सीधा सा मतलब कोलराउस ने भी यही बताया कि जिस इलेक्ट्रोलाइट यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमको पता नहीं है, उसको जानने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को कलेक्ट करने पड़ेंगे और ऐसा कलेक्शन करेंगे जिसमें से वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स मिल जाए।
तो कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स, कुछ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू को हम ऐड करते हैं और कुछ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू को क्या कर देते हैं, हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। यही रूल अप्लाई कर दिया जिसकी वजह से हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, किसके थ्रू, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू। यही कोलराउस का नियम था, मतलब यूज ऑफ कोलराउस लॉ। तो अकॉर्डिंग टू कोलराउस लॉ वी कैन कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स विद द हेल्प ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अगर हमको निकालना है तो उसमें से स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स की कुछ वैल्यू को हमको ऐड करना पड़ेगा, यानी जोड़ना पड़ेगा, और कुछ को घटाना पड़ेगा ताकि वो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है वो आ जाए। तो इसी तरह उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने समझाया कि जैसे मान लीजिए कि हमको एसिटिक एसिड का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता नहीं है, तो एसिटिक एसिड आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो उसके लिए उन्होंने क्या रूल दिया कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब एसिटिक एसिड। तो अब आपको करना क्या है, इसमें कुछ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐड करके कुछ को माइनस कर देते, तो इसको हम कर देते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसीटेट COONA प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl माइनस, यहां पर हम कर देते हैं माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। ठीक है, यानी उन्होंने क्या किया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करने के लिए उन्होंने स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट सोडियम एसीटेट लिया है और HCl लिया, इन दोनों की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऐड कर लिया, उसके बाद में सोडियम क्लोराइड की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी थी उसको माइनस कर दिया। तो इसको अगर आप ऐसे भी देखते हैं तो आप यहां हो जाएगा आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू लैम्डा CH3COO माइनस प्लस लैम्डा 0H प्लस, यानी इसको हमने सॉरी H प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपका Na प्लस, तो Na प्लस हो गया, प्लस लैम्डा 0H प्लस लैम्डा 0Cl माइनस। फिर ये वैल्यू को आप माइनस करेंगे तो लैम्डा 0Na प्लस माइनस लैम्डा 0Cl माइनस। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि Na प्लस है और Na प्लस माइनस में है, यानी यहाँ पे माइनस वैल्यू है, ये प्लस वैल्यू है, कैंसिल हो जाएगा। Cl माइनस यहाँ माइनस है और यहाँ पे Cl क्या है, प्लस में है, तो कैंसिल हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपको एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, इसके लिए मैंने आपको ग्राफ भी प्लॉट किया था, तो अगर आपको एसिटिक एसिड का इलेक्ट्रोलाइट्स यानी जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है उसका अगर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट सोडियम एसीटेट और HCl स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट से दोनों की वैल्यू को हम ऐड करेंगे और उस वैल्यू में से हम NaCl की वैल्यू को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां स्टार्ट होता है कि हम कोलराउस के लॉ का यूज क्या है। तो हम आपको बताना चाहते हैं, पहला पॉइंट यही है कि अकॉर्डिंग टू कोलराउस लॉ वी कैन कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स विद द हेल्प ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के आधार पर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी अगर हमको पता हो तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम निकाल सकते हैं। यानी कि मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अगर हमको पता हो तो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि कोलराउस लॉ का उपयोग करके हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी फाइंड कर सकते हैं। तीसरा यूज क्या है कि जब हमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिल जाएगा तो हम आयनाइजेशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे डिपेंड होता है आयनाइजेशन कांस्टेंट। तो आपको पता है Ka यानी आयनाइजेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर C बाई 1 माइनस अल्फा। मतलब अगर आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता हो जाए तो आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं। अगर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता चल जाए तो आप आयनाइजेशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। और इसके साथ साथ कौन सा सॉल्ट वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होगा और कौन सा सॉल्ट वाटर में कम सॉल्युबल होगा, ये भी यानी स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की जो सॉल्युबिलिटी है वो भी आप कोलराउस लॉ के थ्रू निकाल सकते हैं। यानी कोई भी सॉल्ट वाटर में स्प्रिंगली सॉल्युबल हो तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो भी हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के थ्रू निकाल सकते हैं, यानी कोलराउस लॉ के थ्रू निकाल सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं तक। अभी हम जब नेक्स्ट टाइम में मिलेंगे तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल
एंड इलेक्ट्रोलिसिस, उसी में आएगा आपका फैराडे लॉ। आज का ये जो वीडियो था वो कोलराउस लॉ और कंडक्टिविटी यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से रिलेटेड था। आप इसको अच्छे ढंग से स्टडी करें, कोई प्रॉब्लम हो आप उनको कमेंट्स लिख करके जरूर भेजें। अगले वीडियो तक आने के लिए तब तक आप सभी देखने वाले को थैंक यू, गुड बाय।